नमस्कार दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है आज के कार्यक्रम न्यू होप इन मूवमेंट डिसऑर्डर्स में। और आज हमारे साथ उपस्थित है डॉक्टर अनिर्बान दीप बैनर्जी, जो कि डायरेक्टर है न्यूरो सर्जरी मेदांता एनसीआर न्यू दिल्ली। सो सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। और आज का विषय बहुत ही एक महत्वपूर्ण विषय है और जिसमें हम सभी को बहुत लिमिटेड बातें पता है। सबसे पहले सर मैं आपसे पूछना चाहूँगी, हमने पेसमेकर के बारे में सुना है और हार्ट पेसमेकर के बारे में सुना है, पर ब्रेन पेसमेकर और ये क्या है, हमें थोड़ा दर्शकों को बताएं। जी, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल आपने पूछा। तो हार्ट पेसमेकर तो हम सभी जानते हैं, मगर ब्रेन पेसमेकर जो एक नायाब सर्जरी है वो हार्ट पेसमेकर की तरह ही है, मगर इसको हम कुछ कठिन न्यूरोलॉजिकल बीमारियों के लिए यूज़ करते हैं, जहाँ पे दवाइयाँ और काम ना करे, थेरेपी और काम ना करे, जहाँ पे जो वायर्स होते हैं वो हार्ट की जगह हम ब्रेन में एक निर्दिष्ट जगह पे इम्प्लांट करते हैं और उसको एक पेसमेकर के साथ कनेक्ट कर देते हैं अंदरूनी तरीके से, जो कि उस जगह पे ब्रेन में जो जगह काम नहीं कर रही है, जिसके वजह से वो न्यूरो की बीमारी हो रही है, स्टिमुलेशन की वजह से वो एरिया फिर से कोऑर्डिनेशन में आ जाता है और पेशेंट्स के जो न्यूरोलॉजिकल कंडीशन के सिम्टम्स है वो धीरे धीरे कंट्रोल में आ जाते हैं। सर, पेसमेकर के बारे में हम बात कर रहे हैं। सर, आपने बहुत सारे ऐसे पेसमेकर्स अभी लगाए होंगे पेशेंट्स को। सर, कितना ये इजी है या कितना एक्सपेंसिव है, कैसे, कितना लंबा प्रोसेस है, वो थोड़ा अगर आप दर्शकों को बताएं। जी, सर्जरी तो नायाब है ज़रूर, मगर बहुत ही आसान और सिंपल सर्जरी है, सेफ सर्जरी है। ये दर्शकों को जानना बहुत ज़रूरी है कि इस सर्जरी का जो रिस्क है किसी अपेंडिक्स के सर्जरी से भी कम होता है, क्योंकि इस सर्जरी ज़्यादातर केसेस में ये सर्जरी अवेक सर्जरी होती है। पेशेंट को एनेस्थीसिया की, वो बेहोशी की जो ज़रूरत है बहुत कम रहती है। टोटल सर्जरी का ड्यूरेशन 3 से 4 घंटे का रहता है। पहले स्टेज में जहाँ पे पेशेंट जगे रहते हैं मगर बिना किसी दर्द के, हम 2 पतले पतले वायर दिमाग के एक पर्टिकुलर एरिया में इम्प्लांट करते हैं, स्थापित करते हैं, जो कि अलग अलग बीमारी के लिए अलग अलग टारगेट होता है। और जो सेकेंड स्टेज है, जो कि आधा घंटे का है आखिरी का, वो एनेस्थीसिया में होता है। उस समय उन वायर को हम अंदरूनी तरीके से एक पेसमेकर के साथ कनेक्ट कर देते हैं, जो कि वहीं पे बैठता है जहाँ पे किसी हार्ट के पेसमेकर को बैठते जाती छाती में, मगर जो वायर्स होते हैं वो अंदरूनी तरीके से हम ब्रेन में या दिमाग में प्लेस करते हैं, ना कि हार्ट में। तो बहुत ही सिंपल सर्जरी है, बहुत ही सेफ सर्जरी है। सर्जरी क्या, इसको हम एक प्रोसीजर ही बोल सकते हैं। तो ये जो एक भय या कुछ एप्रीहेंशन है कि कोई ब्रेन की कोई बड़ी सर्जरी करने वाले हैं हम लोग, ऐसा कुछ भी नहीं है। छोटे सर्जरी से बड़े रिजल्ट्स है, इतना ज़रूर है। सर, आपने बहुत अच्छे से दर्शकों को समझाया। अभी आपने रिजल्ट्स के बारे में बात की कि थोड़ा सा अगर आप बता सके कि पेशेंट्स को ये कैसे हेल्प करेगा, कौन कौन से कंडीशंस में ये हेल्प करेगा, थोड़ा सा अगर आप बताएं। जी, वेरी गुड क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम ये जानें कि कौन कौन से कंडीशंस में ब्रेन पेसमेकर का हम सदुपयोग कर सकते हैं। तो हम अपने समाज में आसपास में देखते हैं कि कितने ही मरीज़ हैं जिनके हाथ कांप रहे हैं, जिनको अकड़न है, कंपन है, धीमापन है, चलने फिरने में तकलीफ़ है। तो ऐसे सिम्टम्स, जो सबसे कॉमन बीमारी जो इस सिम्टम्स को करता है उसको हम बोलते हैं पार्किंसंस डिजीज़। इसके अलावा डिस्टोनिया करके एक चलने फिरने में तकलीफ है, जो जिसको हम बोलते हैं मूवमेंट डिसऑर्डर में से एक है, जिसमें क्या होता है, शरीर का कोई एक अंग या पूरा शरीर बुरी तरह से अकड़ जाता है, जिसमें पेशेंट को कभी कभी सुइसाइडल टेंडेंसीज भी आ जाते हैं। और एक बीमारी का एग्जाम्पल अगर हम दे, एसेंशियल ट्रेमर, जैसे हमारे बुजुर्ग, हमारे सीनियर सिटीजन्स में हम यूजुअली देखते हैं कि कुछ काम करने जब जा रहे हैं, ग्लास उठाने जा रहे हैं पीने के लिए, या खाने का निवाला लेने जा रहे हैं, बैंक के चेक में साइन करने जा रहे हैं, तो बहुत ज़बरदस्त हाथ कांपता है और वो किसी भी दवाई से या थेरेपी से कम नहीं होता। ये 3 जो है मेन इंडिकेशंस है आपके जो ब्रेन पेसमेकर का, जब दवाइयाँ और थेरेपी और काम ना कर रही हो। इसके अलावा भी और कुछ इंडिकेशंस है जो सरकार की तरफ से अप्रूव्ड है ब्रेन पेसमेकर के लिए, जैसे मिर्गी एक बहुत ही कॉमन बीमारी है, एपिलेप्सी जिसको बोलते हैं, जहाँ पे वो दवाइयाँ अगर काम ना करे तो अगर पेशेंट को हम अच्छे से इवैल्यूएट करते हैं और हमें लगा
कि उस पेशेंट को ब्रेन पेसमेकर से फ़ायदा होगा, तो वो भी एक कैंडिडेट हो सकते हैं। एक और कॉमन साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, साइकियाट्रिक प्रॉब्लम है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, जिसको बोलते हैं कि बार बार हाथ धोना, बार बार कुंडी चेक करना कि लॉक किया है नहीं, बहुत बड़ा एक साइकोटिक बीमारी है। उसमें भी जब दवाइयाँ काम ना करें तो उसमें हम इस ब्रेन पेसमेकर का यूज़ कर सकते हैं। मगर आज का जो हमारा मेन फोकस है इस डिस्कशन का, वो है मूवमेंट डिसऑर्डर्स, कि चलने फिरने में तकलीफ, हाथ पाँव के कामकाज में तकलीफ। उन बीमारियों में से अव्वल है पार्किंसंस, और इसके अलावा डिस्टोनिया और एसेंशियल ट्रेमर। सर, अभी हम ट्रीटमेंट के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन ट्रीटमेंट से पहले डायग्नोसिस बहुत ज़रूरी है। जी। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि अल्जाइमर, हम नॉर्मल छोटी मोटी बातें भूल जाते हैं और अल्जाइमर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, तो ये डिफ्रेंशिएट कैसे किया जाए, या कब डायग्नोसिस के लिए डॉक्टर के पास जाया जाए, या क्या क्या टेस्ट है जो करने चाहिए? जी। वैसे अभी अल्जाइमर्स के लिए डीप ब्रेन स्टिमुलेशन व ब्रेन पेसमेकर का अभी जो है रिजल्ट पुख्ता तरीके से सामने नहीं आया है, मगर ये बहुत ज़रूरी है कि हम डिफ्रेंशिएट करें कि ये जो पेशेंट्स हैं हमारे पास, जैसे कोई पार्किंसंस का पेशेंट है, हाथ कांप रहा है, चल नहीं पा रहा, दवाइयाँ काम नहीं कर रही, 5-7 साल हो गए, दवाइयों से साइड इफ़ेक्ट्स हो रहे हैं। अब सभी पार्किंसंस मरीजों को हम डीप ब्रेन स्टिमुलेशन नहीं कर सकते, हमें उनमें पहले ये रूल आउट करना पड़ता है कि उनको डिमेंशिया तो नहीं है, अल्जाइमर्स टाइप की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो अभी के स्टेट में एक्चुअली जो डिमेंशिया है, भूलने की प्रॉब्लम अगर पार्किंसंस के पेशेंट में है, या बाकी डिमेंशिया के सिम्टम्स, तो वो फिर एक कॉन्ट्राइंडिकेशन होता है ब्रेन पेसमेकर का। मगर हाँ, इस पे अभी भी शोध चल रहा है, अगले 5 से 10 साल में अल्जाइमर्स के लिए भी ब्रेन पेसमेकर की अप्रूवल साइंटिफिकली आ जाएगी। मगर फिलहाल अभी जो डिफ्रेंसिएशन है वो मेनली क्लिनिकल होता है। तो अगर कभी भी कोई डाउट हो तो किसी अच्छे न्यूरोलॉजिस्ट से संपर्क किया जाए, जो क्लिनिकली पेशेंट को एग्जामिन करके, 99% केस में कोई बड़े इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। क्लिनिक में ही डॉक्टर अपने तजुर्बे से ये बता देता है कि पेशेंट को प्योरली पार्किंसंस है, या पार्किंसंस के साथ साथ डिमेंशिया भी है, या अल्जाइमर्स का पेशेंट है, या कोई स्पेसिफिक बीमारी है न्यूरोलॉजिकली। तो ज़्यादातर ये मूवमेंट डिसऑर्डर्स के जो बीमारी है, एंड ऑल्सो जो आपने बताया अल्जाइमर्स, इसमें क्लिनिकल इवैल्यूएशन, एक्सपीरियंस, तजुर्बा, किसी तजुर्बेकार न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाएं तो वो अपने तजुर्बे से क्लिनिकली एग्जामिन करके ही पेशेंट को ये बता देंगे कि उनको क्या बीमारी है। उसके लिए कोई एक्सपेंसिव बेफिजूल टेस्ट और इन्वेस्टिगेशन करने की ज़्यादातर केसेस में ज़रूरत नहीं पड़ती। जी सर। सर, अभी हमने बात की कि अल्जाइमर कैसे डायग्नोस होना चाहिए, लेकिन सर ये जो इनिशियल स्टेजेस हैं जब ये हो रहा है, सर कोई रीज़न है, सिर्फ ओल्ड एज, या मतलब किसी को भी ये हो सकता है? हाँ, तो अब मूवमेंट डिसऑर्डर्स हो, पार्किंसंस हो, डिस्टोनिया हो, एसेंशियल ट्रेमर हो, या और कोई दिमाग की डीजेनरेटिव डिसऑर्डर हो, लाइक अल्जाइमर्स आप बता रहे हैं, तो कोई एक पुख्ता कारण नहीं है। तो जो चीज़ें सामने आ रही है, जो हाइपोथेसिस हैं कि इतना जो पोल्यूशन बढ़ गया है हमारे हवा में, पानी में, खाने पीने के पदार्थों में, भाग दौड़ की जो ज़िंदगी है, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो गया है आजकल की प्रोफेशनल लाइफ में, सुकून कम है, पीस ऑफ माइंड कम है। इसके अलावा हम हमारा जो तजुर्बा है, हम देखते हैं जो फार्मर्स है, जो हमारे कृषक भाई है, उनको पेस्टिसाइड्स के एक्सपोजर्स बहुत होते हैं, तो उससे भी ये बीमारियों की जो संख्या है काफ़ी बढ़ गई है। अब पार्किंसंस की जो एक कॉज है जो बताते हैं कि भाई वो एक पुख्ता कॉज है जो लोगों को पता है, वो है कि फिजिकल एक्टिविटी, जैसे जो बॉक्सर्स होते हैं या फिजिकल स्पोर्ट्स में भाग लेते हैं। फॉर एग्जांपल जो एक फेमस बहुत हमारे बड़े बॉक्सर रहे हैं मोहम्मद अली, सभी जानते हैं उनको, कैसियस क्ले, उनको पार्किंसंस था। मगर हमारे ज़्यादातर मरीज बॉक्सिंग करते कहाँ हैं जी। तो मेन जो है एक मिला जुला जो है, जो एक कारणों का एक पूरा ढांचा है, उसमें है लाइफस्टाइल की चेंजेस हो गई हैं, पोल्यूशन बढ़ गया है, पेस्टिसाइड्स वगैरह के एक्सपोजर्स हो गए, इसलिए आजकल
हम देखते हैं कि इन सब चीज़ों की वजह से पार्किंसंस जो हम लोग यूजुअली बुजुर्गों में देखते थे जी आज से 10-15 साल पहले, आजकल हम यंग मरीजों में भी देख रहे हैं। जी तो यंग मरीजों में पार्किंसंस का जो चेंज, पार्किंसन और बाकी की न्यूरो की बीमारी की जो चेंज हो रही है कि कम उम्र में भी हम देख रहे हैं, उसका यही कारण है कि एनवायरमेंटल चेंजेस हुए हैं जी ज़्यादातर। जी सर। सर, एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपने बताई, जो एनवायरमेंटल पोल्यूशन या जो ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, एनवायरनमेंट में चेंज, वो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। बिल्कुल। लेकिन सर, और एक बात मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि जो आजकल जो बच्चों में स्क्रीन टाइमिंग जो बढ़ चुका है, डिवाइसेस के साथ बहुत ज़्यादा समय वो बिताते हैं, सर इसका भी न्यूरोलॉजिकल जितने भी प्रॉब्लम्स है उसमें कितना असर हो सकता है? बहुत ही ज़्यादा असर सोचा जा रहा है। स्क्रीन टाइम जितना ज़्यादा होता है, स्पेशली 5-5 साल के बच्चों में हम लोग देख रहे हैं कि पूरा दिन मोबाइल के साथ जी व्यस्त रहते हैं। तो स्क्रीन टाइम में जो जो रेडिएशन का एक इफेक्ट होता है ब्रेन में, वो भी न्यूरोलॉजिकल बीमारियों को इन जनरल बढ़ा ही रहा है और कम उम्र में अभी देखी जा रही है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने उठाया कि स्क्रीन टाइम का ज़रूरत से ज़्यादा होना भी बहुत हानिकारक है दिमाग के लिए। सर, इसी के साथ जुड़ा हुआ और एक प्रश्न, हमने ओवर कंपल्सिव डिसऑर्डर के बारे में बात की। हाँ, ऑब्सेसिव कंपल्सिव जी डिसऑर्डर। जी, सॉरी, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। तो इसमें हमने एक बात और मैंने देखा है या सुना है कि ये साइकोलॉजिकली बहुत इम्पैक्टफुल है और इससे ज़्यादा हो रहा है। तो इसमें भी स्क्रीन टाइम या जो बहुत ही एग्रेसिव जो वीडियो गेम्स ये सब बच्चे खेलते हैं, इसका भी इफेक्ट हो सकता है उसमें? बिल्कुल। तो बहुत सारी ऐसे गवेषणा हुए हैं, रिसर्च हो रहे हैं जी कि न्यूरो की बीमारी तो बढ़ ही रही हैं, जी जो मानसिक साइकियाट्रिक बीमारी है, फॉर एग्जांपल जो आपने बताया ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर या डिप्रेशन, जी इन इस टाइप की साइकियाट्रिक बीमारियां भी एक्सेसिव स्क्रीन टाइम की वजह से बढ़ रही हैं, और जिस पर नियंत्रण करना मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इन सब बीमारियों को रोकने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए। जी। और मुझे लगता है बड़े और छोटे सबको ही नियंत्रण करना चाहिए बिल्कुल। इसमें। सर, हम बात कर रहे हैं पेसमेकर, ब्रेन के पेसमेकर के बारे में। जी। सर, ये ब्रेन स्ट्रोक के क्या इनिशियल लक्षण होते हैं, वो अगर आप थोड़ा बताएं। जी, ब्रेन स्ट्रोक दो तरीके के होते हैं। एक तो है कि जहाँ पे खून किसी एक पर्टिकुलर दिमाग के एक सेक्शन में जाना बंद हो जाए, क्लॉटिंग हो जाए, जी या फिर दिमाग में हैमरेज हो जाए। तो या तो इन्फार्क्ट या हैमरेज। इन्फार्क्ट मतलब खून उस पार्ट में नहीं जा रहा, वो जगह दिमाग की सुन्न पड़ जाती है, काम नहीं करती। या जो दूसरा पार्ट है वो है कि दिमाग में ब्लीडिंग हो जाए। इन दो मेन टाइप होते हैं ब्रेन स्ट्रोक के। जी अब ब्रेन स्ट्रोक का जो इनिशियल मैनेजमेंट है वो अभी काफ़ी एडवांस्ड हो गया है, वो एक अलग विषय का चर्चे का विषय है एक्चुअली। जी पहले हम सिर्फ दवाइयाँ देते थे, कुछ फिजियोथेरेपी सपोर्टिव करते, मगर आजकल न्यूरो इंटरवेंशन के ज़माने में अगर एक निर्दिष्ट टाइम के अंदर मरीज को अस्पताल में लेके आया जाए तो कभी कभी हम पूरी तरह से इस बीमारी को रिवर्स भी कर सकते हैं, मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टोमी और इस तरह के प्रोसीजर के साथ। जी मगर अगर हम इसको ब्रेन पेसमेकर के इंडिकेशन के साथ जोड़े, ये तभी उपयोग में आएगा जहाँ पे ऑलरेडी पेशेंट को लकवा हो चुका है। जी तो ब्रेन स्ट्रोक हो गया है, टाइमली इंटरवेंशन हो नहीं पाया, या होके भी ब्रेन में जो डैमेज है वो परमानेंट रह गई है, उस केसेस में भी ब्रेन पेसमेकर की यूज़, अभी उसका भी रिसर्च चल रहा है कि कैसे हम ब्रेन पेसमेकर को दिमाग के किसी एक पर्टिकुलर एरिया में डाल के जी लकवा जहाँ पे हो गया है उस जगह को फिर से सजीव कर सके। इसमें काफ़ी ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस एक नया टॉपिक है, वो बहुत चर्चा में है। ब्रेन पेसमेकर के अलाइड सब्जेक्ट ही है, जहाँ पे हम क्या करते हैं कि फिलहाल करना शुरू नहीं किया है, रिसर्च चल रहा है। आगामी भविष्य में ज़रूर भारत और पूरे वर्ल्ड में इस रिसर्च का नतीजा आएगा, जहाँ पे हम ब्रेन में चिप लगाते हैं, माइक्रोचिप। जी और वो माइक्रोचिप क्या करता है, जैसे हम सोच रहे हैं कि मेरा ये हाथ अभी काम नहीं कर रहा, अब मैं चाहता हूँ कि मेरा ये हाथ सामने किसी ग्लास के पानी को उठाए, जी पानी के ग्लास को उठाए, तो वो जो कंप्यूटर चिप है एक रोबोटिक आर्म को एक इंडिकेशन दे देगा कंप्यूटराइज्ड वे से कि जो मैं सोच रहा हूँ मेरा हाथ वही करे। जी तो इसी तरह चलने फिरने में अगर कोई लकवा है, पाँव में लकवा है, तो सिमिलर तरीके से हम पेशेंट के माइंड की जो
रीडिंग है, जो थिंकिंग है, उसको एक्टिविटी में कन्वर्ट कर सकते हैं ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस के सहारे। मगर वो अभी भी रिसर्च का विषय है। मैं इसलिए बार बार कह रहा हूँ कि अभी ये सब चीज़ें हैं, ये फ्यूचर डायरेक्शंस है। फिलहाल जो इंडिकेशंस है अभी हमारे ब्रेन पेसमेकर की, वो मेनली है मूवमेंट डिसऑर्डर्स, जो कि जैसे चलने फिरने में धीमापन, अकड़न, हाथ पांव में कंपन, कोई एक शरीर का पार्ट अकड़ गया हो, या काम काज करने में हाथ का कंट्रोल ना रहना, असंभव कंपन रहना। मेन जो 3 बीमारियां हमने शुरू से डिस्कस की, पार्किंसंस डिजीज, एसेंशियल ट्रेमर और डिस्टोनिया, इसमें ही अभी ब्रेन पेसमेकर का 95% का जो है इंडिकेशन बनता है। इसके अलावा जो एपिलेप्सी के मरीज, मिर्गी के मरीज जिनमें दवाइयाँ काम नहीं कर रही, और जो ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर है, ये तो ये मिला के कुछ 5 इंडिकेशन जो अभी अप्रूव्ड है, जिसके लिए हम मेडिको लीगली मरीज को कह सकते हैं कि आप ये सर्जरी सेफली करा सकते हैं। मगर फ्यूचर में जैसे हम डिस्कस कर रहे हैं, और बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, अल्जाइमर्स, ब्रेन स्ट्रोक, इनमें भी ब्रेन पेसमेकर के जो उपलब्धियां हैं वो हमें मिलेंगी। मगर वो अभी कुछ वर्ष और इंतजार करना पड़ेगा उस रिसर्च को सफल होने में। जी सर, एक बहुत महत्वपूर्ण इसी के साथ मैं जोड़ के पूछना चाहूँगी, आपने काफ़ी सारे ट्रीटमेंट्स और ब्रेन पेसमेकर के बारे में बताया। सर मेदांता से हैं, मेदांता में ये सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, लेकिन सर हमारे कंट्री में सब लोग इतना अफोर्ड नहीं कर पाते, तो उनके लिए कोई अलग कोई सुविधा गवर्नमेंट की तरफ से या कुछ ऐसा इनिशिएटिव अभी है? बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। तो अभी जो मैंने देखा है, मैं पिछले 15 साल से ब्रेन पेसमेकर सर्जरी कर रहा हूँ, करीब 350 सर्जरीज के ऊपर कर चुका हूँ जब मैं अमेरिका क्लीवलैंड क्लिनिक से वापस आया। तो 5 साल में, पिछले 5 साल 7 साल में मैंने देखा है कि सरकार की तरफ से बहुत सपोर्ट मिला है। सरकार ने इसको, जो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, डिफरेंट स्टेट गवर्नमेंट्स हो, इस थेरेपी को अप्रूव किया है कि हाँ ये एक बहुत ज़रूरी थेरेपी है ऐसे लाखों मरीजों के लिए जिनमें दवाइयाँ, न्यूरो की मरीजों के लिए जिनमें दवाइयाँ और थेरेपी काम नहीं कर रही। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जांपल, जो हमारे सिटीजन्स है जो कि CGHS के बेनिफिशियरी है, या ECHS जो हमारे आर्म्ड फोर्सेस के बेनिफिशियरी है, उनमें 90% तक जो है हेल्प सरकार से मिलता है फाइनेंशियली फॉर द सर्जरी, अगर हम रेकमेंड करें कि इनको सर्जरी की ज़रूरत है। इसके अलावा डिफरेंट स्टेट गवर्नमेंट, स्पेशली नॉर्थ ईस्ट के कुछ स्टेट गवर्नमेंट्स जो हैं वो भी इसमें काफ़ी मदद करते हैं फाइनेंशियली। सभी इंश्योरेंस कंपनीज आज की डेट पे इस सर्जरी को पूरी तरह से कवर करती है। तो फाइनेंस अभी उतना बड़ा फैक्टर रहा नहीं है, क्योंकि जैसे कहते हैं कि जहां चाहा वहां राहा। अगर मरीज को सर्जरी की जरूरत है तो फाइनेंस का बंदोबस्त सरकार की तरफ से या डिफरेंट NGOs की तरफ से हो ही जाता है उन मरीजों में जो कि इसको अफोर्ड ना कर पाए। लेकिन अवेयरनेस इम्पॉर्टेंट है, और जी आज सर हमारे साथ हैं और वही अवेयरनेस हम अपने दर्शकों में क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। और एक सवाल मैं सर आपसे पूछना चाहूँगी। सर ये एक बहुत छोटा सा सवाल है, क्योंकि हम बहुत बड़े विषय में बात कर रहे हैं। सर MRI और CT स्कैन नॉर्मली हम लोग करवाते हैं, पर सर डिफरेंस क्या है और किसे करवाना चाहिए, कौन सा? जी बड़ा ही ब्रॉड टॉपिक है, तो वो तो MRI या CT स्कैन किस न्यूरो के मरीज में करना है या नहीं करना है, वो एक न्यूरोलॉजिस्ट या न्यूरोसर्जन जो इस स्नायु विशेषज्ञ जिनको बोलते हैं वो ही डिसाइड करेंगे। अब रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट से शुरू करके, स्ट्रोक से शुरू करके, कितने ही न्यूरो के प्रॉब्लम्स है जिसमें हमें जो पहला कदम होता है स्पेसिफिक MRI या CT स्कैन ऑफ द ब्रेन करानी पड़ती है। रीढ़ की हड्डी में चोट लगे तो लकवा हो तो फिर MRI सर्वाइकल स्पाइन या पूरे रीढ़ की हड्डी की करानी पड़ती है स्पाइनल कॉर्ड इंजरी को देखने के लिए। तो ये काफ़ी इंडिविजुअलिस्टिक डिसीजन है, वो डॉक्टर ही तय करेगा कि किन को करना है या किन में कराना है, किन में नहीं कराना। मगर जो मूवमेंट डिसऑर्डर्स हैं उनमें ज़्यादातर केसेस में MRI, जो जैसे पार्किंसंस में ज़्यादातर केसेस में MRI आपको नॉर्मली मिलेगा, क्योंकि जो कारण है पार्किंसंस का वो है कि दिमाग में एक केमिकल होता है डोपामिन। जैसे गाड़ी में इंजन ऑयल होता है तो हमारे हाथ पांव को चलाने के लिए दिमाग की एक जगह पे एक केमिकल निकलती है डोपामिन, वो जो ब्रेन के इंजन ऑयल का काम करती है।
तो पार्किंसन में क्या होता है, धीरे धीरे वो कोश जो डोपामिन बनाती है वो सूखने लगती है जी। और एक लेवल के नीचे जब वो डोपामिन केमिकल कम हो जाता है तो हमें ये पार्किंसंस के लक्षण दिखने लग जाते हैं, हाथ पांव में कंपन, धीमापन, अकड़न। तो जो ये पार्किंसंस की बात रही, तो मूवमेंट डिसऑर्डर्स में जो भी बीमारियां हैं उनमें ज्यादातर केसेस में आपको एमआरआई ना नॉर्मली दिखती है जी। बट एज ए जनरल अगर आप बात करें न्यूरो के प्रॉब्लम्स में, वो कब एमआरआई कराना है या कब सीटी कराना है वो जो स्नायु विशेषज्ञ है वही तय करते हैं, मरीज को पहले क्लिनिकली मुआयना करके। जी, तो इसमें डॉक्टर्स और अपने जो भी कंसल्टेंट है उनकी राय सबसे इम्पोर्टेंट है कि बिल्कुल। कब क्या करवाना है। बिल्कुल। सर, हम एमआरआई सिटी स्कैन के बारे में बात करें, इसके साथ ही मैं पूछना चाहूँगी कौन से नए डायग्नोसिस है जो अभी कोई इक्विपमेंट या ऐसा कुछ नया कुछ जो हमें पता नहीं है। जी, तो कभी कभी पार्किंसंस के मिलते जुलते कुछ बीमारियां होती है जी। जो के कुछ सिम्टम्स उनमें होते हैं मगर वो होता नहीं है पार्किंसन। तो जब जी। किसी स्नायु विशेषज्ञ को लगे कि भाई मुझे डाउट लग रहा है, 90% केस में होता नहीं है, 10% केस में एक डाउट होता है कि भाई पार्किंसन है भी या नहीं, तो तब कुछ नए न्यूक्लियर स्कैन्स हैं, जैसे एफ डोपा पेट स्कैन है, ट्रोडैट स्कैन है, उससे ये पता लग जाता है कि भाई ये पार्किंसन डिजीज ही है या कुछ और बीमारी है, क्योंकि अगर कुछ और बीमारी है तो उसमें फिर हम ब्रेन पेसमेकर का उपयोग नहीं कर सकते। तो ये बहुत रेयर केसेस में जो आपने बताया कि कुछ आधुनिक डायग्नोस्टिक टेस्ट कर सकते हैं हम, मगर ज्यादातर केसेस में मूवमेंट डिसऑर्डर्स में इसकी जरूरत नहीं पड़ती। सर, ये ट्रीटमेंट कितना लंबा हो सकता है? पार्किंसन या अल्जाइमर जो भी डिजीजेस है, कितनी लंबी हो सकती है इसके ट्रीटमेंट्स? देखिए, ट्रीटमेंट तो लाइफ लॉन्ग, क्योंकि इन बीमारियों को एक प्रॉब्लम है, बीमारी बढ़ती रहती है जी। और ट्रीटमेंट लाइफ लॉन्ग ही हमें देना पड़ता है। और इसीलिए इस ब्रेन पेसमेकर का यूज है। सपोज किसी पेशेंट को है, जो पार्किंसन के पेशेंट आए, उनको आज हमने सर्जरी कर दी, ब्रेन पेसमेकर लगा दिया, पूरी तरह से ठीक हो गए जी। मगर 6 महीने बाद वापस आ गए सिम्टम में, तो आप क्या कर सकते हैं, इस बैटरी में एडजस्टमेंट कर सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं ब्रेन पेसमेकर प्रोग्रामिंग। बाहर से ये एक ब्लूटूथ के टाइप डिवाइस है जिसको हम प्रोग्रामर बोलते हैं, थोड़ा करंट बढ़ा दिया, कुछ पैरामीटर्स चेंज कर दिए, ताकि हमेशा आप एक कदम आगे रह सके दिमाग की बीमारी के प्रोग्रेशन से। जी सर, अंत में आप हमारे दर्शकों को क्या बताना चाहेंगे, कुछ ऐसी टिप्स कि ये करना चाहिए कि वो अच्छे रहें, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम से दूर रहें? जी, तो दो बातें बताना चाहूँगा। पहले तो है कि स्वस्थ लाइफस्टाइल बहुत ज़रूरी है। हर रोज़ 1 घंटा एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है। स्वस्थ खाना, एडिक्वेट स्लीप, एटलीस्ट 7 to 9 आवर्स स्लीप बहुत ज़रूरी है। सेकेंडली, अगर खुदा ना खास्ता सिम्टम्स ऐसे कुछ दिख रहे हैं तो उसको नेग्लेक्ट ना करें। हल्का हाथ काँप रहा है या अचानक से नींद कम हो रही है, नाइटमेयर्स आ रहे हैं, स्मेलिंग में प्रॉब्लम हो रही है, कॉन्स्टिपेशन आ रही है, ये अर्ली साइंस ऑफ पार्किंसंस बोलते हैं इसको। फॉर एग्जांपल, मैं एक पार्किंसंस का एक एग्जांपल दे रहा हूँ, तो इसको नेग्लेक्ट ना करें, तुरंत अपने न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाए कि अगर अर्ली डायग्नोसिस हो गई तो फिर उसकी ट्रीटमेंट करने में जो सक्सेस है उसका रेट भी बढ़ जाता है। तो एक हो गया प्रिवेंशन, गुड लाइफस्टाइल, स्ट्रेस रिडक्शन, और अवहेलना नहीं करना अर्ली सिम्टम्स का। अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो तुरंत अपने स्नायु विशेषज्ञ से संपर्क करें। जी सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमने एक महत्वपूर्ण विषय में काफ़ी समय चर्चा किया, लेकिन ये विषय बहुत लंबा है और समय बहुत और ज़रूरत थी, लेकिन उम्मीद करती हूँ दर्शकों ने बहुत कुछ आज जाना। और इसी के साथ आज के इस कार्यक्रम से हम विदा लेते हैं। नमस्कार। नमस्कार।